हेलो फ्रेंड्स, हमारा बिहार एनम का जो मिडवाइफरी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारा चल रहा है बिहार एनम मिडवाइफरी, आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टॉपिक नंबर है मिडवाइफरी का फर्स्ट, पुरुष और महिला प्रजनन अंगों का वर्णन कर रहा है। मेल एंड फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सभी ने, आप जितनी भी अभी तक की क्लासेस हैं वो देख ली होगी, नोट्स प्रॉपर बना लिए होंगे। ठीक है, और सबकी जो पढ़ाई हो ज़बरदस्त चल रही होगी। 8000 प्लस वैकेंसीज आने वाली बिहार एनएम की, तो उसके लिए जो हमें तैयारी है वो अभी से करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास आई होप सभी को समझ आएगी, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किसी से कोई मिस्टेक या कुछ छूटे ना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सभी को प्रॉपर सारी चीज़ें बताने की, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि आपको एक साइंटिस्ट नहीं बनना। आपको एक एग्ज़ाम निकालना है और आपको एक बेस्ट एएनएम बनना है। आपको एएनएम के बेसिस का जितना भी है रिकॉर्ड, उससे आपको याद करना है। ठीक है, याद करना ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है चीज़ों को समझना। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इससे जो आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है महिला प्रजनन, फीमेल रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की पहले बात करेंगे, देन हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। जैसा कि तो महिला प्रजनन प्रणाली मुख्य रूप से शरीर के अंदर स्थित होती है। जो रिप्रोडक्टिव होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव कहाँ पे होता है? मेनली तो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, बॉडी के बाहर तो होता नहीं है, या फिर सर पे तो होता नहीं है। तो ठीक है, हमारी मेनली जो है यार शरीर के अंदर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य अंडों का उत्पादन, जो हमारे ओवम होते हैं उनका उनको बनाना होता है, और फर्टिलाइजन के लिए स्थान प्रदान करना होता है, और भ्रूण को विकास करना। जो फीटस होता है उसका डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट कहाँ होता है? हमारे यूट्रस में होता है, पेल्विस के नीचे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कौन करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करता है, और ओवम कहाँ पे बनता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स की फर्स्टली बात हो रही है, आंतरिक प्रजनन अंग, ओवरीज। ये बादाम के आकार की दो ग्रंथियाँ होती हैं। ओवरीज क्या होती हैं? ये बादाम के आकार की दो ग्रंथियाँ होती हैं, दो ग्लैंड्स होती हैं, जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती हैं। यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो इंग्लिश में से ज़्यादा समझ आ रहा है वो इंग्लिश में समझ ले, और जिनको प्रॉपर हिंदी में समझ आता है वो भी अपने अच्छे से समझ जाए। ठीक है, जो है गर्भाशय के दोनों ओर, जो हमारा यूट्रस होता है उसके दोनों ओर स्थित होती है। कहाँ पे? कौन होता है? ओवरीज। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वो ओवरीज का काम क्या होता है? ओवा उत्पन्न करना, और महिला हार्मोन से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाना। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, अगर एक क्वेश्चन आता है ये कहाँ पे बनता है, कौन बनाता है, तो इस कौन बनाता है? ओवरीज। ये कहाँ पे बनता है? ओवरीज में। इसका मेन काम क्या होता है? ओवा को बनाना। ओवम जो होता है कहाँ बनता है? ओवरीज से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैलोपियन ट्यूब आ जाती है। इसके बाद मैं आपको अभी थ्योरी पढ़ लो, इसके बाद फिगर के माध्यम से भी समझाती हूँ। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? ये दो पतली नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय के गर्भाशय से जोड़ती हैं। ये यहाँ से एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है, यहाँ पे बीच में हमारा यूट्रस होता है। ठीक है, तो जो हमारी ये हो गई, ये हमारी होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो अंडाशय को और गर्भाशय जोड़ती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? ये हम डेफिनेशन जो होती है 11-12 से पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं। ठीक है, वैसे तो मेनली 8-9 से ही स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु का मिलन इसी ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा मेनली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे एम्पुला, यहाँ पे एम्पुला होता है, वो एम्पुला में होता है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? स्थमस में होती है। स्थमस में यहाँ पे छोटा एक पार्ट होता है, वो सबसे पतला पार्ट होता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? तो स्थमस में पाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली जो होता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। पुरुष के शुक्राणु जो मेल स्पर्म होते हैं, और वोमेंस के ओवम जो होते हैं, इनका जो मिलान होता है, मिलना होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ पे होता है? ये हमारी फैलोपियन ट्यूब में होता है। यूट्रस, बात करते हैं हम यहाँ पे यूट्रस की। इसे बच्चेदानी भी कहते हैं, हिंदी में इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। ठीक, यह एक खोखली नाशपाती के आकार की मांसपेशी होती है। ये कैसी होती है? ये खोखली होती है। ठीक है, और कैसी होती है? पियर शेप में होती है, नाशपाती के आकार की होती है। यहाँ निश्चित अंडा या एम्ब्रियो स्थापित होता है। जैसे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो गया हमारे फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब ये आके यूट्रस में यहाँ पे स्थापित हो जाता है, एम्ब्रियो स्थापित हो जाता है, और 9 महीने तक शिशु का विकास होता है। यहाँ पे जो फीटस होता है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यूट्रस में। अब नेक्स्ट हमारा आता है वेजाइना। यह एक पेशीय नली होती है। कैसी नली होती है? एक पेशीय नली होती है जो गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स से शरीर के बाहर तक जाती है। ये जो यूट्रस होता है उससे लेकर बाहर तक जाती है, सर्विक्स से। ठीक है,
इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु इसी मार्ग से बाहर आता है। जो वजाइना होती है इसी से जो बेबी होता है वो बाहर आता है, इसीलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है बर्थ कैनाल किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वजाइना को। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से फीमेल रिप्रोडक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, हम जूम करेंगे ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियर दिखाई दें। तो यहाँ पे हमारा होगा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे ये होगी हमारी फैलोपियन ट्यूब, जो हमारी ये होती हैं दोनों साइड से, ये दोनों हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, अब ये जो है हमारी ओवरी है। तो फर्स्टली हमारा जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के बाद में जो हमारा फीटस था, एम्ब्रियो था, वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, हमारा यहाँ पे यूट्रस में आ रहा है। ठीक है, ये हमारी सर्विक्स है, ये वजाइना है। वजाइना को क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन है ये, इसमें से ये आ सकता है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे होती है, इस्टमस में होती है। इस्टमस जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो हमारा सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं वल्वा की। यहाँ पे हमारे आगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स थे। अब यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें ये भी कभी भी पूछ लेते हैं ना, इसकी छोटी सी चीज़ भी कि इनमें से कौन सा इंटरनल ऑर्गन्स नहीं थे, तो बाकी सारे एक्सटर्नल देगा, एक इंटरनल दे देगा। तो आपको ये ऑर्गन्स भी पता होने चाहिए कौन से एक्सटर्नल और कौन से इंटरनल। इसमें लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया माइनोरा और क्लोटोरिस शामिल होते हैं, जो आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं और या उत्तेजना में मदद करते हैं। जो यहाँ पे क्लोटेरिस वर्ड होता है, इस उत्तेजना में कौन मदद करता है, क्लोटेरिस होता है। ठीक है, यहाँ पे लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जो होते हैं ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे अब इसके बाद हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप आई होप सभी को समझ आया होगा। कोई भी डाउट यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है ना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट मैं उतना पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बाकी मैं मैराथन क्लास लाऊंगी, उसमें सारी चीज़ें डीप में कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं पुरुष प्रजनन प्रणाली का मुख्य कार्य स्पर्म का निर्माण कहाँ करना या उनकी महिलाओं के प्रजनन पहुँचाना होता है। जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम करता है स्पर्म को बनाना और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से साथ फर्टिलाइजेशन करवाना। ठीक है, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। मेन ऑर्गन्स इसमें कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस होती है मेन ऑर्गन्स। ये अंडकोश की थैली, स्क्रोटम, इससे टेस्टिस ये अंडकोश जो होते हैं स्क्रोटम के भीतरी स्थित 2 अंड आकार की ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ पे 2 ग्रंथियाँ होती हैं, थोड़ी सी हिंदी में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, बट कुछ लोगों जो हमारा जो पेपर भी है वो भी हिंदी में आता है, कुछ किसी ने थ्योरी भी पूरी प्रॉपर हिंदी में पढ़ रखी है, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा हिंदी, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ। इनका काम शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन का निर्माण करना होता है। कौन करता है टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण, टेस्टिस हमारे बेटा करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं अंडकोश की थैली, स्क्रोटम, या शरीर के बाहर लटकने वाली एक थैली होती है। ये शरीर के बाहर लटकती है, या मतलब इंटरनल नहीं होती, या आउटरनल होती है, एक्सटर्नल। ठीक है, ये वृषणों के तापमान के कारण शरीर से 2 से 3 डिग्री कम रखती है। ठीक है, जो शुक्राणुओं को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ये क्या होता है, अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो स्पर्म जो होते हैं आसानी से नहीं बन पाएंगे। तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए इनको जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, जिससे स्पर्म बन सके प्रॉपरली। यहाँ पे शुक्रवाहिका या व्यास डिफरेंस की बात हो रही है। एक लंबी नली जो शुक्राणुओं को वृषण के ऊपर की ओर ले जाती है, जो स्पर्म को क्या करते हैं, स्पर्म को ऊपर की तरफ लेके जाती है वृक्क से। ठीक है, सिसन, यहाँ पे सिसन की बात हो रही है। सिसन मतलब पेनिस, या पुरुष का शरीर का बाहरी अंग होता है। जो पेनिस होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर या एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। इसका कार्य मूत्र त्याग है, यूरिन पास करना होता है, या फिर सेक्स के दौरान में शुक्राणुओं को महिला की योनि में स्थानांतरित करना होता है। ठीक है, तो इससे की फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, इसके बाद है हमारा यूरेटर आता है, एंड स्पेनल वेसिल्स आता है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। ठीक है, लेवल्स होंगे। ये हमारे स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब है, कौन सी, ये। ठीक है, ये हमारे यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और ये हमारा निकल गया, यहाँ पे स्पर्म आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं। यूरेथ्रा यानी ये टेस्टिस हैं, एपिडेमाइसिस हैं, बल्ब हैं, डक्टस डिफरेंस हैं, एंड बर्थ ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड ऑफ पेनिस है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो आई होप सभी को ये फिगर जो है अच्छे से समझ आया होगा। बार बार जूम करके थोड़ा सा क्लास को बैक करके भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि,
प्रोस्टेट ग्लैंड होती है क्या, यह एक तरल पदार्थ बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क क्या होता है, ये थी कि लिक्विड बनाती है, शुक्राणुओं जो पोषण गति प्रदान करते हैं। जो स्पर्म होते हैं उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एंड उनको जो गति या मोशन प्रदान करते हैं। वीर्य पुटिका, यह सेमिनल वेसल्स, यह वीर्य से सेमन जो होता है का अधिकांश हिस्सा बनाती है। कौन बनाते हैं, सेमिनल वेसल्स। एक एनम के रूप में आपको इन अंगों के जो होती प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कम्युनिटी में जाके हेल्थ एजुकेशन प्रॉपरली दे सकते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल, ये एनसी गर्भवती महिला की जांच करते समय गर्भाशय की स्थिति समझना जरूरी है। अब आपने सोचा कि एनम में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या बात है, आपको डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे, और एक किसी महिला को हेल्थ एजुकेशन के अगर प्रेगनेंसी के बारे में दे रहे हैं तो आपको प्रॉपरली सारी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर परिवार नियोजन की बात हो रही है, कॉपर टी, IUCD जैसे साधनों को सही स्थान गर्भाशय में लगाने के लिए शरीर रचना का ज्ञान अनिवार्य है। आपको ये पता ही नहीं होगा यूट्रस कहाँ पे है तो आप कैसे IUCD लगाएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। सुरक्षित प्रसव, सेफ लेबर, ठीक है। प्रसव के दौरान योनि मार्ग और गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव की निगरानी करना एक एनम की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी साथ साथ पढ़ कर चलेंगे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो महिला के शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करती है। यह आमतौर पर 28 दिनों का होता है। 28 दिनों का मतलब क्या होता है, 28 दिन के गैप पे ये मैनुअली मतलब जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। जो पूरा चक्र होता है 28 डेज़ का होता है नॉर्मली, कभी कभी 24 डेज़ का भी हो सकता है और 32 डेज़ का भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इधर उधर रहता है। ये जो नॉर्मल डाटा है वो 28 डेज़ का होता है। मेनार्की क्या होता है, जब किसी लड़की को जीवन में पहली बार मासिक धर्म शुरू होता है, ठीक है। जब कोई फीमेल लड़की है उसे जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। यार नॉर्मल एज क्या होती है इसकी, 12 से 13 साल होती है। पीक एज क्या होती है, पीक पॉइंट होती है 13 ईयर होती है, ठीक है। यहाँ पे 12 से जो अगर नॉर्मली पूछ रहा है तो मैं 12 से 13 करना है, पीक एज पूछ रहा है तो मैं 13 ईयर पे टिक करना है, ठीक है। मेनोपॉज क्या होता है, यह जब 40 से 45 से 55 साल की उम्र में होता है। कभी कभी ये रेयर में 40 से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी ये 60 तक भी जाता है, ठीक। तो 60 तक इसे लेट मेनोपॉज कहते हैं और 40 पे इसे ईयरली मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। आयु में मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारी स्टॉप हो जाती है। ओवुलेशन क्या होता है, मासिक धर्म चक्र के बीच में लगभग 14वें दिन पर जो हमारा मासिक, जैसे कि आज हमारा पीरियड्स हुआ 28 डेज़ का है, एक को पीरियड हुआ, ठीक है, और 28 डेज़ की हमारी साइकिल चल रही है। हमारा जो 14वां दिन होगा वहाँ पे क्या होगा, अंडाशय से एक अंडा निकलता है, ठीक है। हमारा जो एक है हमारा एक ओवम निकलेगा, ठीक है। यह गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। अगर इस टाइम पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी कंसीव करने का सबसे मेन और सबसे अच्छा गोल्डन टाइम बोला जाता है इसे, ठीक है। गोल्डन डे भी बोलते हैं, गोल्डन टाइम भी बोलते हैं इस डे को, 14वें दिन को लगभग समथिंग, ठीक है। निषेचन और आरोपण, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जब पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडे मिलन होता है, जब मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम का जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब मिलते हैं वो तो उसे निषेचन कहते हैं। स्थान कहाँ होता है, इस निषेचन की प्रक्रिया फ्लोपियन ट्यूब में होती है। नॉर्मली इसे एम्पुला में होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। जाइगोट, निषेचन के बाद बना पहला सेल जो होता है जाइगोट बनता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में से ये दो पॉइंट हो गया, इन दोनों का यहाँ पे मिलान होता है। इसके बाद जो यहाँ पे जो भी चीज़ बनी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इम्प्लांटेशन, निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब से निकलकर गर्भाशय या यूट्रस में आ जाता है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ये सब हुआ, अब यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए यूट्रस में, ठीक है, तो इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। दीवार से चिपक जाता है, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। यही गर्भाशय की शुरुआत होती है। अब यहाँ से जब यहाँ पे आ गए इम्प्लांटेशन हो गया तो ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। प्लेसेंटा की यहाँ पे बात चलती है, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा का भी अपना ही अलग रोल है। ऑब्स्टेट्रिक्स में प्लेसेंटा प्रसव विज्ञान है। ऑब्स्टेट्रिक्स जो होती है इसमें प्लेसेंटा के बारे में जानना एक एनएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग ही हाई रिस्क, कभी कभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है प्लेसेंटा की प्रेजेंटेशन से। कार्य क्या करते हैं प्लेसेंटा, यह माँ के शरीर से पोषक तत्व और ऑक्सीजन बच्चे तक पहुँचाता है और बच्चे के शरीर को गंदगी CO2 और वेस्ट बाहर निकालता है। या फिर जो इसे लाइफ साइकिल बोल सकते हैं या लाइफ भी बोल सकते हैं, जो बेबी की होती है तो यही होती है प्लेसेंटा। वो क्या करती है, पोषक तत्वों से माँ से बच्चे में पहुँचाती है और बच्चे को जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, यह नली बच्चे की नाभि को प्लेसेंटा से जोड़ती है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो बच्चे की जो प्लेसेंटा से जोड़ती है, ठीक है। इसमें 2 धमनी आर्टरीज और एक सिरा पाई जाती है। कभी कोई क्वेश्चन जो होता है नॉर्मली ये आता है, जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, तो उसमें
कितनी आर्टरीज और कितनी वेन्स होती है, तो 2 आर्टरीज होते हैं और 1 वेन होती है, ठीक है। जन्म के समय प्लेसेंटा का वजन बच्चे के जन्म का लगभग 1/6 भाग होता है, करीब 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 500 ग्राम ये हो गया बच्चे का वेट, सॉरी प्लेसेंटा का वेट, ठीक है। और बेबी हमारा है 300 ग्राम, मतलब 3 kg का, तो वहाँ पे 1/6 बनी, मतलब 1:6, ठीक है, ठीक है। इतना रेशियो हमारा चलता है। कभी कभी रेशियो में पूछता है, कभी बाई में पूछता है, कभी कभी वेट ही पूछ लेता है। 500 अगर प्लेसेंटा है नॉर्मली तो 3000 बेबी का वेट होता है, तो ठीक है, 1/6। एमनियोटिक फ्लूइड की हम बात करते हैं। गर्भाशय के अंदर बच्चा एक तरल पदार्थ से भरी थैली में रहता है, तो उस भरी थैली में जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यह बच्चे को बाहरी झटकों से बचाता है और उसे हिलने डुलने से जगह देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये थैली होगी, इसमें यहाँ पे बच्चा आ गया और इसमें ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड भरा है, तो इसका क्या काम होगा? अगर यहाँ पे चोट लग रही है ना, तो ये डायरेक्ट चोट यहाँ पे नहीं जा रहा, बीच में उसके फ्लूइड आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? बाहरी झटकों से बच्चे को बचाता है। गर्भावस्था के 36-38 सप्ताह में इसकी मात्रा लगभग 800 से 1000 ml हो जाती है। ये पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वीक पॉइंट में ज़्यादा फिर धीरे धीरे फिर से कम होने लगता है, ठीक है। यदि इसका रंग म्यूकेनियम स्टेंट हो जाता है तो यह संकेत है कि बच्चे संकट में है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लेसेंटा सॉरी में जो हमारा फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, लीकेज हो रही है, वहाँ पे ग्रीन हो रहा है, डार्क रेड है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? अगर ग्रीन है, ग्रीन सा, तो मतलब म्यूकेनियम पास कर दिया बच्चे ने और उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? ये एकदम के को गाँव या अस्पताल में महिलाओं की जांच करते हैं, इसमें इन संकेतों के बारे में पहचान करनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं जो साइंस में ज़्यादा ध्यान माइंड में रखने चाहिए? एमेनोरिया, मासिक धर्म को रुक जाना, जब से सबसे पहला लक्षण होता है एमेनोरिया उसे कहते हैं, जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस क्या कहता है? सुबह के समय जी मिचलाना या उल्टी होना, यह नॉर्मली कब होता है? 3rd ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और फर्स्ट प्राइमरी पैरामेरा में ज़्यादा देखने को मिलता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में। क्विकनिंग, जब माँ को पहली बार बच्चे की हलचल महसूस होती है तो आमतौर पे इसे 18 से 20 सप्ताह पे देखा जाता है। मेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट कर लो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे चैडविक साइन की। नेक्स्ट हमारा है गर्भावस्था के दौरान योनि और गर्भाशय ग्रीवा का रंग जो होता है नीला पड़ जाता है या बैंगनी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? चैडविक साइन बोलते हैं, ठीक है। ओबीजी में एक साइंस की लेके क्लास लेके आऊँगी, ठीक है, उसमें सिर्फ साइन होगा, लेबर जो हमारे प्रेगनेंसी के तो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्टेजेस ऑफ लेबर कौन कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? विस्तार की अवस्था। प्रथम अवस्था कौन कौन सी होती है? इसमें क्या होता है? थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है इसमें क्या होता है? यह अवस्था असली प्रसव पीड़ा या ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हो जाती है। पहले तो फॉल्स पेन होता है, ठीक है, जब ट्रू लेबर पेन होने लगता है तो वहाँ से जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। और कब तक रहती है? गर्भाशय सर्विक्स के पूरी तरह फैलने पर 10 सेंटीमीटर फैलने तक, जैसे कि हमारा ये सर्विक्स हो गया तो इसके 10 सेंटीमीटर तक फैलने तक ये स्टार्ट रहती है, ठीक है। ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक स्टार्ट रहती है। समय, पहली बार में माँ बनने वाली महिला में प्राइमरी में कितना टाइम लगता है? फर्स्ट स्टेज में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, और अगर सेकंड है दूसरी बार में तो 6 से 8 घंटे लगते हैं सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक, ठीक है। मुख्य घटना, इसमें गर्भाशय का मुख जो होता है धीरे धीरे खुलता है, स्लो सर्विक्स से जो ओपन है वो सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होती है। एनएम का कार्य क्या है? माँ के संकोचन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं और बच्चे के दिल की धड़कन एफएचएस की निगरानी करनी होती है कि कॉन्ट्रैक्शन उसे कितने आ रहे हैं और एफएचएस जो है बच्चे की वो कैसे चल रही है, उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? तो हमारा सेकेंड स्टेज में होता है गर्भाशय ग्रीवा के पूरी तरह खुलने से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवस्था होती है, जहाँ पे बच्चा हमारा अगर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? यह 10 सेंटीमीटर ओपन हो गया था, अब यहाँ ओपन से लेकर बच्चे के जन्म तक यहाँ पे ओपन हुई और बच्चा यहाँ पे बर्थ ले लिया, ठीक है, बर्थ हो गया, जन्म ले लिए, तो इसे कहते हैं सेकंड स्टेज। जो बच्चा होता है, जो बर्थ होती है वो कौन सी स्टेज में होती है? अक्सर क्वेश्चन ये आता है, तो हमारी सेकंड स्टेज में होती है। 2 चरण होते हैं इसमें, कौन कौन से? परपल्सिव, बच्चा नीचे की ओर खिसकता है, यहाँ पे ओपन हो गया था, बच्चा नीचे की ओर खिसक रहा था, तो ये होगी हमारी फर्स्ट परपल्सिव। एक्सपल्सिव, इसमें बच्चा जो होता है जोर लगाती है वहाँ बाहर आ जाता है। ब्रेन डाउन एफर्ट्स, इसमें कौन कौन से ब्रेन डाउन एफर्ट्स करता है और बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। मुख्य घटना, बच्चे का जन्म, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसमें बच्चा जो है डिलीवर्ड हो जाता है। एनएम का कार्य क्या हो जाता है? सुरक्षित प्रसव कराना और बच्चे के सांस रोकने की जांच करना, ठीक है।
यहाँ पे सेकंड स्टेज में ये हो जाता है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा आउट होता है। अक्सर क्वेश्चन होता है हमारा प्लेसेंटा कौन से स्टेज में आउट होता है, थर्ड में। सेकंड में बच्चा बेबी जो है डिलीवर्ड होता है, और थर्ड में प्लेसेंटा डिलीवर्ड होती है। बच्चे के जन्म के बाद से लेकर प्लेसेंटा आउट के बाहर निकलने तक की अवस्था को तीसरी अवस्था कहते हैं। अब बच्चा तो निकल गया, बच्चे से लेकर जब ये बच्चा यहाँ पे निकल चुका, अब यहाँ से यहाँ पे प्लेसेंटा निकली, ठीक है, तो जो बीच का टाइम हो गया तो इसे क्या कहते हैं, थर्ड स्टेज कहते हैं। यह आमतौर पर 15 से 30 मिनट की होती है, ठीक है, ज़्यादा टाइम की नहीं होती, 15 से 30 मिनट बहुत होता है। इसमें मुख्य घटना क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा जो होता है गर्भाशय से अलग होकर बाहर आ जाता है। एनएम का कार्य इसमें क्या होता है, यह सुनिश्चित करना कि प्लेसेंटा पूरा बाहर आया है या नहीं, अत्यधिक रस्सा या पीपीएस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और उसे अच्छे से चेक करना है कि पूरी प्लेसेंटा बाहर आई है या अंदर थोड़ा सा है अगर तो उसे निकालना है, ठीक है, और पीपीएस पर मॉनिटरिंग करनी है कि उसे ब्लड ज़्यादा तो नहीं लॉस हो रहा है। चतुर्थ अवस्था है, इसमें फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं हम, प्लेसेंटा निकलने के बाद से अगले 1 से 2 घंटे की अवधि जो होती है फोर्थ स्टेज कहलाती है। ऑब्जर्वेशन स्टेज भी इसे बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इस दौरान माँ की स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जाती है कि माँ को फीवर तो नहीं आ रहा, सीजर तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। जाँच में क्या करते हैं, माँ का ब्लड प्रेशर, पल्स और गर्भाशय के संकुचन की जांच करते हैं ताकि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, पीपीएस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करते हैं। एएनएम का कार्य क्या होता है, माँ को स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज करना होता है, शुरू करने में मदद करना और उसे आराम देना होता है। यहाँ पे हमारा जो अभी टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देखते हैं कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग में संपन्न होती है, तो गर्भाशय में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, वजाइना में, ओवरी में। तो फर्टिलाइजेशन हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड है, अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी धमनियाँ, आर्टरीज और कितनी वेन्स होती है, जैसा मैंने बोला था वही क्वेश्चन है। 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, कौन से ऑप्शन में हमारी 2 धमनी 1 सिरा, तुम्हारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 धमनी यहाँ पे भी दिया, लेकिन 2 सिरा दिया, बट 2 सिरा नहीं होती, हमारी वेन जो होती है एक ही होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, प्रसव की प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब समाप्त होती है। जब फर्स्ट स्टेज लेबर है वो कब समाप्त होती है, जब दर्द शुरू होता है, जब पानी की थैली फटती है, जब गर्भाशय गिरे बाद सर्विक्स का पूर्ण विस्तार 10 सेंटीमीटर हो जाता है, जब बच्चे सिर दिखाई देते हैं। अभी फर्स्ट स्टेज कब कि फर्स्ट स्टेज की इंडेंग पूछी गई, तो जब गर्भाशय होता है, सर्विक्स होता है हमारा 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन हो जाता है, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्विकनिंग की। क्विकनिंग का क्या अर्थ है, बच्चे की पहली बार रोना, माँ द्वारा बच्चे की पहली हलचल महसूस करना, गर्भाशय का नीचे दिखाई देना। क्विकनिंग होते माँ द्वारा बच्चे की पहली हलचल सुनाई देना, महसूस करना, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, प्रसव की किस अवस्था में प्लेसेंटा अवल बाहर आता है, प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय में, चतुर्थ। तो फर्स्ट में तो हमारा डायलेशन हो रहा था 10 सेंटीमीटर तक, सेकेंड में हमारा बेबी आ रहा था, थर्ड में हमारा प्लेसेंटा आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में, वेस्ट डिफरेंस में, पेनिस में। तो हमारा जो स्पर्म है वो कहाँ मिलता है, वेस्ट डिफरेंस में, शुक्र वाहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, सामान्य गर्भावस्था प्रेगनेंसी की अवधि कितने दिनों की होती है, 250, 280, 300, 320। तो फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी डेज होती है 280 होती है वुमन में, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन सा मुख्य महिला हार्मोन, फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है तो मेल हार्मोन है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन हमारा फीमेल हार्मोन है, इंसुलिन थायरोक्सिन तो नॉर्मल हार्मोन, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। निश्चित अंडा जाइगोट गर्भाशय की किस परत में रोपित इम्प्लांट होता है, मायोमेट्रियम में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, पेरीमेट्रियम में होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सभी के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये होमवर्क है, सारे लोग इसका आंसर जो हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, प्रसव की द्वितीय अवस्था सेकेंड स्टेज जो होती है का मुख्य उद्देश्य क्या, गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, बच्चे का जन्म, प्लेसेंटा का बाहर आना, माँ का अवलोकन करना। प्रसव की द्वितीय अवस्था सेकंड स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट में तो हमारा डायलेशन होता है, सेकंड में हमारा बेबी आ रहा था, तो बेबी कहाँ पे आ रहा है, बच्चे का जन्म, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, प्रसव की किस अवस्था में अवलोकन की अवस्था या ऑब्जर्वेशन स्टेज कहते हैं। तो फर्स्ट में डायलेशन होता है, सेकंड में हमारा बेबी डिलीवर होता है, थर्ड में हमारी प्लेसेंटा आती है, फोर्थ में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के बाद आपको स्टेजेस में क्या क्या होता है इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। तो ऑब्जर्वेशन को कौन से कहते हैं, फोर्थ स्टेज बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, अम्नियोटिक द्रव, अम्नियोटिक फ्लूइड का रंग यदि हरा ग्रीनिश हो जाता है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है जो सामान्य दर्शाता है, क्या कौन सी स्थिति होती है? यह सामान्य स्थिति है, बच्चा संकट या फीटल डिस्ट्रेस में है, बच्चा बहुत स्वस्थ समय से पहले प्रसव। यहाँ पे ग्रीनिश का मतलब है बच्चे ने म्यूकेनियम पास कर दिया, तो यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस में ऑप्शन नंबर बी राइट है, और तुरंत माँ को रेफर करना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। थर्ड है हमारा मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? जो अगर है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया है तो हम उससे क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, डिस्मेनोरिया कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रजोदर्शन है मेनार्की, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फर्स्ट टाइम जो आता है उसे कहते हैं मेनार्की। जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। डिस्मेनोरिया होता है जो हमारा पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे कहते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, प्रसव की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? पार्टोग्राफ कहते हैं, ईसीजी, रेडियोग्राफी, एंड फर्स्ट है तो हमारे यहाँ पे सोनोग्राफी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जो हमारा लेबर की होती है, लेबर मेंटेन करते हैं किसमें? पार्टोग्राफ में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ईसीजी हमारी ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, यहाँ पे हम हार्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, हार्ट बीट कैसी चल रही है, हार्ट रिदम जो है उसके बारे में करते हैं। रेडियोग्राफी हमारी होती है रेडिएशन से लेके, जैसे ईसीजी हमारा ये यहाँ पे सिटी हमारा ये होता है रेडियोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, सामान्यतः प्लेसेंटा और शिशु के वजन का अनुपात क्या होता है? ये मैंने कितनी अच्छे से आप लोगों को समझाया था, आई होप ये क्वेश्चन सभी का सही होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा एंड बेबी का जो रेशियो पूछा गया है, तो प्लेसेंटा हमारी यहाँ होगी 500, ठीक है, आप लोग निकालोगे, एंड बेबी है हमारा 3000 सॉरी। ठीक है, तो 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 हो गया, ठीक है, और इसको हम 500 से इसको भी 500 से कर देंगे तो 506, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1:6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 16, गर्भावस्था के दौरान योनि की म्यूकोसा का रंग नीला बैंगनी होना क्या कहलाता है? अगर वजन हमारी ब्लूइश हो जाएगी तो क्या कहते हैं? ओसेंडर साइन, गुडेल साइंस। गुडेल साइन कब हो जाता है? जब सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। अगर नीले की बात करें तो चैडविक साइन हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पर्म में शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कहाँ से आता है? प्रोस्टेट और बीर पोटिका, सेमिनल वेसल से, मूत्रमार्ग से, गुर्दे से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। प्रोस्टेट एंड बीर पोटिका ये सेमिनल वेसल से आता है। हमारा प्रोटीन और मतलब पोषण न्यूट्रिशन जो होता है सीमेन के लिए वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है, अंडोत्सर्ग ओवुलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के कौन से दिन में होता है? ओवुलेशन के बाद दिन 1, 5, 14 एंड 28 डे का साइकिल होता है। 14 डे पर ओवुलेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, बर्थ कैनाल किसे कहा किन अंगों से मिलकर बनी होती है? यहाँ पे बर्थ कैनाल की बात हो रही है, केवल गर्भाशय से, गर्भाशय गिरिवा योनि से, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय से, केवल अंडाशय से। तो यहाँ पे गर्भाशय गिरिवा सर्विक्स और वेजाना से बनी होती है बर्थ कैनाल, ऑप्शन नंबर बी राइट। आज के इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव पीपीएस को रोकने के लिए प्रसव की तीसरी अवस्था में कौन सी दवा दी जाती है? बहुत ही कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन दी जाए। ऑक्सीटोसिन अगर नहीं है तो उस टाइम पे हम क्या देंगे ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिसको भी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर पता है। तो आई होप सभी को जो हमारी आज की क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।